नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशी मठ के ज्योतिर्मठ में मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी भी आप देख सकते हैं और बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसे में हम मठ के अंदर के एक सभागृह है जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय भी करवा दूं। जाने माने पर्यावरणविद रवि चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि मुकुंदानंद जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ के कुछ व्यापारी, व्यापार मंडल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जोशी मठ के लोगों का असल दर्द क्या है और ये हालात पैदा क्यों हुए। रवि चोपड़ा जी से जानने की कोशिश करेंगे और ये हालात कैसे सुधरेंगे, कब तक सुधरेंगे और जोशी मठ की जो पहचान है ज्योतिर्मठ की वजह से, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि सनातन संस्कृति की अगर बात करें, उसके आस्था का केंद्र ये मठ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ पीड़ित परिवार है, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका घर यहाँ पर कहाँ है और क्या आपको मकान खाली करना पड़ा? आपके मकान में दरारें हैं? मेरा घर यहाँ मनोर बाग में है और कुछ लोग आए हमारे घर में। उन्होंने रात के 9 बजे आए, उन्होंने रेड क्रॉस लगाया हमारे घर में। हमने उनसे पूछा कि आपने रेड क्रॉस क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको बहुत खतरा है, आपको तुरंत इसी टाइम से घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर हमने अपने घर वाले, अपने हस्बैंड्स को फ़ोन किया कि कोई लोग आए हुए हैं हमारे घर पर, उन्होंने रेड क्रॉस लगाया। उन्होंने कहा कि तुरंत आप घर खाली कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे है आप। आपके घर में दरारें थी? हमारे घर में दरारें थी। उन्होंने कहा कि ऐसे आप मार्केट में आए और हमने वहाँ पर गाड़ी में वहाँ पर मार्केट में गए। उन्होंने फिर कहा कि तब हमारी जिला प्रशासन एसडीएम मैम आती है। एसडीएम मैम कहती है कि अरे परमार जी, आप तो हमारे पड़ोसी हो, आपने मैडम को यहाँ पे रोड पर खड़ा क्यों कर रखा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैडम कि आप पड़ोसी मत कहिए, अगर आप पड़ोसी होती तो हमारे दर्द को देखने आती, आज शायद हम इस रोड में नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा मैडम कोई लोग आए थे आपकी प्रशासन की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन्होंने रेड क्रॉस लगा दिया, कहा कि आप चले जाइए। अब बताइए हम इस स्थिति में कहाँ जाएंगे? तो मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम कहाँ जाएंगे हम? तो मैडम ने ये कहा कि आपके लिए हमने एक कमरा बुक कर रखा है सैलजा में, आप चले जाए, वहाँ पर आज की रात गुजारे, कल आपके बारे में सोचा जाएगा। फिर हमने उनसे कहा कि आप कह रहे कि पड़ोसी हो। मैंने कहा अगर पड़ोसी हो, अगर होती आप हमारी, तो आप हमारा दर्द देखना आते। अभी आप वहीं रह रहे हैं जहाँ व्यवसाय के? हाँ, हम एक ही कमरे में रह रहे हैं, उसमें हम 8-9 लोग रह रहे हैं और उन्होंने कमरे में ऐसी स्थिति में रह रहे कि जैसे गाय भैंसों को रखा जाता है, सर उस स्थिति में हम रह रहे हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कही और यही बात हम लगातार प्रशासन से कर रहे हैं कि राहत और बचाव का काम जरूरी है और उसको बेहतर ढंग से करने की जरूरत है। सब आप बताइए, आप यहाँ पर जो संघर्ष समिति आप उसमें काम कर रहे हैं, क्या स्थिति? मैं यहाँ पर व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और सबसे ज्यादा इसमें जो भी प्रभावित हुए हैं, जिसके घर टूटे हैं, वो दर्द वो जानते हैं कि हमारा घर टूटा हुआ है और हमें दर्द कैसा महसूस हो रहा है। तो हम इसी के लिए शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं कि हमारे जो भी प्रभावित हो रखे हैं उनको आप तो जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए उनको। और उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जो पहली किस्त है, अग्रिम किस्त है, मेरी आज बात हुई उनसे, एबीपी गंगा से पुष्कर सिंह धामी ने बात कही। देखिए, इसमें पहले 4000 रुपये किराया दिया था। जब संघर्ष समिति ने इसमें विरोध किया, संघर्ष समिति ने अपना एक पक्ष रखा, तब जाके सरकार इस पे थोड़ा सा मानी और अभी 1.5 लाख रुपया सरकार ने इस पे मुआवजा देने के लिए कहा है और 50,000 रुपया जो शिफ्टिंग के लिए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आपको ये नहीं लगता कि जो स्थितियां आज पैदा हो गई, 4 महीने बाद यात्रा की शुरुआत होनी है, एक अजीब सा डर का माहौल, तो उस पर भी असर पड़ेगा, आखिरकार व्यापार पर भी असर पड़ेगा इस तमाम हालात का? देखिए, इस हालत में व्यापारी बहुत ज्यादा दुखी है और परेशान है और वो किसी प्रकार से अपना काम भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि कई व्यापारी के घर भी इसमें टूट चुके हैं और दुकानें भी टूट चुकी है। जो आज भी हमने प्रशासन से बात की है कि व्यापारियों को दुकान के बदले दुकान दी जाए, जिस पर आज मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भी दिया है। तो ये इनकी मांगे और लोग भी, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच मैं आ रहा हूं आपके पास में। मैं रवि चोपड़ा जी के पास जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि जो हालात पैदा हुए, ऐसा तो नहीं है कि दरारें एक दिन में आ गई और प्रशासन की बात हो, प्रशासन को भी इस बात का पता था। रवि चोपड़ा जी, क्या वजह मानी जाए इसकी, जो ये एक दिन की तो ये स्थिति नहीं है जो आज इतनी काफी बड़ा हिस्सा जोशीमठ का खतरे में आज है? आपकी बात सही है, ये पुरानी कहानी है। जोशीमठ बसा है एक अति संवेदनशील ढाल के ऊपर और ढाल का छोर जो नदी के साथ मिलता है, नदी उसको भी काटती है, तो दो तरफ से इसके ऊपर दबाव है। इसलिए यहाँ पर पुरानी संस्कृति हो चुकी है कि इस क्षेत्र में
बड़े योजनाएं न बनाई जाएं। उसके बावजूद भी यहाँ पर योजनाएं आई हैं। खास तौर पर ये जो तपोवन विष्णुगाड़ की एक परियोजना आई है, जिसकी सुरंग इस पहाड़ के नीचे से जा रही है और उससे जो दरारें, नई दरारें भी उत्पन्न हुई हैं, पुरानी दरारें और चौड़ी हुई हैं। कई बार इस सुरंग में नदी का पानी आया है और ऊपर से जो कुंड बने हुए थे उनका भी पानी का रिसाव हुआ है। यानी इस टनल में इतना पानी बार बार भरा है, जो अंदर जो चट्टाने हैं उनकी दरारों को और गहरा भी करती गई और नए चट्टाने बनाती गई, जिससे कि ये सारा इलाका जो है ये अति संवेदनशील समय के साथ हो गया है। तो रवि चोपड़ा जी, एक और सवाल, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा कि अब इस स्थिति से जो आज स्थिति पैदा हो गई है, तो इस स्थिति को बेहतर कैसे होगी? अब इन लोगों का स्थानांतरण करना होगा जिन इलाकों में दरारें आ गई है, या बेहतर भी हो सकती है स्थिति आने वाले वक्त में? 1976 में जो मिश्रा कमेटी बनी थी उसने स्पष्ट ये संस्तुति दी थी कि यहाँ पर जो अस्थिर क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जाए, वहां पर और कोई निर्माण कार्य ना हो, बाकी इलाकों में सीमित निर्माण कार्य हो। अब ये तो सबसे पहले करना पड़ेगा कि जिन लोगों के घर सुरक्षित हो चुके हैं उनका पुनर्स्थापन करना है, जिसकी संस्तुतियां इन्होंने सरकार को दी हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये सेटल हो जाए उसके बाद एक अध्ययन करना चाहिए कि यहाँ पर कितनी जनता आ सकती है, न केवल रह सकती है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में कितनी जनता एक समय पे आनी चाहिए। फिर उसके बाद निर्माण कार्य जो हो उसके लिए मास्टर डेवलपमेंट प्लान बने, जो कि सतत विकास के मॉडल को लेके चले। ये तो अनिवार्य है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात कही, सतत विकास की बात भी कह रहे रवि चोपड़ा जी, लेकिन इन्होंने बड़ी बात कही संतुलन, कि इस पहाड़ पर कितने लोग बस सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, उसकी भी कोई सीमा है। मुकुंदन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं। मुकुंदन जी बताइए, देखिए ज्योतिर्मठ की एक अपनी आस्था है, सनातन संस्कृति का केंद्र है, तो और आज ये संकट है, और यहाँ भी कि जो तपोस्थली की बात करें और कई जगह हमने देखा वहां पर भी दरारें हैं, तो क्या कहना है आपका? प्रशासन से भी आपकी बात हुई, एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पर आई? जी, अब हम लोग अपने वस्तुस्थिति तो यहाँ रह करके देख ही ली है। लोग तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर संचय करके अपना घर बनाता है, उसको पता चल जाए कि हमको इस घर से निकलना है, हमारे घर टूटने वाला है, तो उसके ऊपर क्या बीत सकती है, ये आपने अनुभव किया होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जब हम ज्योतिर्मठ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये मात्र 25,000 लोगों के रहने का निवास स्थान या एक कस्बा नहीं है। ये इस भारत देश में निवास कर रहे 80 करोड़ से अधिक जो हिंदू हैं उनके आस्था का केंद्र है। यहाँ पर अमरकल्प वृक्ष है जो 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर शंकराचार्य जी की गुफा है। शंकराचार्य जी की जो अमूल्य कृति है, जिसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद पे भाष्य, गीता पे भाष्य, सब कल्प वृक्ष के नीचे उन्होंने लिखा। तो ये भारतीय तोड़काचार्य जी महाराज की गुफा है। यहाँ पे आज भी ज्योतिर्मठ की ओर से अनेक कार्य होते हैं। तो बाकी दृष्टिकोण तो आप अलग अलग विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये हमारे लिए किसी सनातन धर्म के लिए जितनी काशी महत्वपूर्ण है, जितना अयोध्या महत्वपूर्ण है, जितना हरिद्वार महत्वपूर्ण है, गंगा सागर महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा पिछले 2500 वर्ष से धार्मिकों की धर्म राजधानी के रूप में ये उत्तर भारत, उत्तर विश्व की धर्म राजधानी है। तो इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके परमाणु जो इस स्थान पर हैं वो स्थानांतरित कर देने के बाद वो परमाणु उस स्थान पर नहीं होंगे। तो इसका संरक्षण जैसे भी हो, जिस तरह से हो, उस तरह से करना चाहिए। जोशीमठ बचना चाहिए, ज्योतिर्मठ की मूल भावनाएं बचनी चाहिए। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जोशीमठ बचना चाहिए और ज्योतिर्मठ की मूल भावना भी बचनी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। जी माता जी, आप बताइए, आपका भी घर पे लाल निशान लगा है? लाल निशान क्या, वो हमारा घर तो बर्बादी हो गया, कुछ नहीं रह गया हमारे घर में। तो गड्ढे गड्ढे हो रखे, हम तो घर में जाने का भी मन नहीं कर रहा। खाली वहाँ कुल देवी है, उसी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा। जाते ही बोल भी नहीं पा रही मैं तो, मेरे तो एकदम गला बैठ रहा, मेरे से बोला नहीं जा रहा। कहाँ रह रहे हैं? अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ मिलन केंद्र में हूँ मैं, कल्प वृक्ष के नीचे एक भोग। घर पे और कौन कौन है आपके? हमारे घर में 9 आदमियों का परिवार है। बच्चे हैं, देवर जी हैं, और मैं। सब लोग वहीं रह रहे हैं? मकान खाली कर दिया? कोई मिला वहाँ ऊपर निगम में है, मैं यहाँ। कितनी बड़ी दरार है आपके मकान? दरार नहीं है, पूरा गड्ढे हो रखे दीवालों में, तो पूरी दरार है, इतनी मोटी मोटी है। एक कमरे से दूसरे कमरे में आदमी जा सकता, नीचे तो गड्ढे ही गड्ढे हो रखे। अब देखिए, इनका कहना और साफ जाहिर है जो पीड़ा है यही जानते हैं।
और उनका गला रूंध रहा है, इन्होंने कहा। और स्वाभाविक सी बात है, जब अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगाकर जो आशियाना बनाया और उस आशियाने को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है, शायद इनकी तो उसमें कोई गलती नहीं, गलती करने वाले कोई और हैं, लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कह रही थी कि सरकार ने चलो जो रेड क्रॉस लगाई वो चलो सही लगाया हमारी सेफ्टी के लिए, तो मैं सरकार से बस ये पूछना चाहती हूँ। मुझे तो आपने कहा कि भैया वहां मत रहिए, आप आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपने मुझे शैलजा में शिफ्ट कर दिया और मुझे आप कह रहे हो कि अपना घर खाली करो, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मैं अपना घर, वो सामान जो वहाँ 5 कमरों में जो मेरा सामान पड़ा है, मैं वो कहाँ डालूं, मुझे वो जगह बता दो जो मैं अपना घर खाली कर सकूं। ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं अपना वो 5 कमरों का सामान कहाँ डालूं। बिल्कुल, तो प्रशासन को ये जो समस्या इन्होंने गिनाई, बिल्कुल इसका समाधान भी देना होगा कि 7 कमरों का अगर घर है, उसमें जो सामान है उसको रखें तो कहाँ रखें। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। साहब, आप बताइए क्या कहना है आपका, जो आज स्थिति जोशीमठ में बनी? अभी जो स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है, उसमें शासन प्रशासन जो अपने लगातार यहाँ पे पूरी शासन प्रशासन की पूरी जो अपनी टीम है, पूरी लगातार जो यहाँ पे आपदा आई है, भूदसाव, उस पर नजर बनाए हुए बकायदा सीएम साहब कल यहाँ पे दौरा के आज दिन में 2 बजे के आसपास सीएम साहब गए और उनको लगा कि बहुत बड़ा एक ये यहाँ पे जो भूदसाव हुआ है और जो जन हानि ना हो, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता जन हानि ना हो। भाई जिंदगी रहेगी तो हम फिर हर कुछ कर लेंगे, मगर सबसे पहले सरकार की यही है कि सब लोगों को बचाया जाए, लोगों को अच्छे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। और जो लगातार उनकी बैठक हो रही, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बहुत बड़ा फैसला होने वाला है कि जोशीमठ में जिस तरह से लोगों के दहशत, बिल्कुल इसी बड़े फैसले की उम्मीद लोग कर रहे हैं। जी, आप बताइए। मैं जोशीमठ से अंशु रावत, नियर होटल मांडवी के जस्ट उसी की बुनियाद में मेरा घर है और मेरी 6 महीने की बेटी है, उसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 तारीख को हमारे यहाँ 11-12 बजे रात में मकान धसकने की आवाज आई, हमारे अगल बगल से सारे किराएदार भागे। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही, मैं अपनी बेटी को लेके बाहर आई और लोगों ने कहा मांडवी हॉल मरारिन टूट चुका है, पर वो नहीं टूटा था, उसको दसकने की आवाज आई। फिर हम पूरी रात 11:30 बजे से दूसरे दिन तक बाहर ही रहे। तुम्हें पता है जोशीमठ का टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। रात में हमने उसको एक शटर के अंदर रखा, अपनी बेटी को, रात भर हम बाहर रहे। हमारा मकान इतना टूट चुका है, हमें वहाँ जाने की बिल्कुल आस और उम्मीद नहीं है, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे आए थे, 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे, मैं उनके पाँव में गिरी, मैंने कहा हमारे घर की हालत देखो, हमारी परिस्थिति देखो। फिर वो दूसरे दिन मिले, मुझे आशा है कि वो बिल्कुल हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आप लोगों का दर्द जो है, उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, शायद वो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, हम लगातार बात कर रहे हैं हम लोग भी शासन प्रशासन से कि आप लोगों की मदद करें। और अभी तक जो बात हुई है, आज भी बात की हमने, मुख्यमंत्री से भी बात की और अधिकारियों से भी बात की, सबका ये कहना है कि आप लोगों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था की जाएगी और सब लोग आपके साथ हैं संकट की घड़ी में। आप ये नहीं सोचिए आप लोग अकेले हैं। हाँ, मुश्किल दौर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से रवि चोपड़ा जी के पास आना चाहूंगा। रवि चोपड़ा जी, ये जो सिसकियां हैं, ये सचमुच जिसको कहते हैं कि अंतरात्मा को कचोट रही है और जिन लोगों ने ये सब किया उनसे शायद कोई जवाब मांगने वाला भी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? यहाँ पर जो मैंने देखा है कि काफी समाज इकट्ठा हो गया है, जो पीड़ित समाज है वो इकट्ठा हो गया है और इन्हीं की एकता में इनकी शक्ति है, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करवा सकती है वो शक्ति। इसलिए एक तो इनको आपस में अपनी एकता बनाए रखना है। दूसरा, मैं इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग पहली बार सुन रहे हैं आपकी दर्द और पहचान रहे हैं और वो लोग आपके साथ ही खड़े हैं। आप हिम्मत मत हारिए। जी, बिल्कुल बड़ी बात कही है और ये सब आप लोगों के लिए कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, सब लोग आपके साथ मौजूद हैं और भी कुछ लोग हैं, जल्दी से मैं इनसे बात करना चाहूंगा, वक्त कम है। जी, आप बताइए। हमारा भी ऐसे ही है, पूरी मकान वो रहा कि हम वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं है। हमारा मकान भी वहीं पे है, मांडवी होटल के नीचे है। हम पूरे मोहल्ला, हमारा मकान जब 2 बजे रात टूटता है तो हम शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे कि अपनी जान बचाएंगे, या हमारे मकान पे रेड क्रॉस करेंगे या हम तब भागेंगे। 2 बजे रात जब हमारा घर टूटा है तो हम भागने की कोशिश करेंगे और 2 तारीख से हम रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी बात कोई सुनी। जी सर, अब देखना होगा कि शासन प्रशासन सरकार हमारे लिए क्या करती है। अभी तक तो हमारे पूरे मकान टूट चुके हैं, अभी आज मीटिंग में क्या फैसला हुआ अभी तक हमें संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। 48 घंटे की बात करें जी।
बेटा हम ठीक मोंडवी के नीचे रहते हैं। 2-3 तारीख को हम नगर पालिका में शिफ्ट हो गए थे। हमारा घर तो जाने लायक नहीं है। अब देखते हैं सरकार क्या मदद करती है। सबको उम्मीद, देखिए सबको शासन और प्रशासन से उम्मीद है और बिल्कुल इनकी उम्मीद वाजिब है। जी आप बताइए। जी सर, अभी शासन प्रशासन रात दिन लगा है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, और जो इनके पुनर्वास की बात है वो भी शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात करके जो बजट बनेगा इनके लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी व्यवस्था इनके लिए बना रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ सबसे हमने उनका दर्द जाना। रवि चोपड़ा जी ने बताया कि हालात क्यों पैदा हुए और उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि सब लोग आज एक साथ खड़े हैं, बिल्कुल समस्या का हल होगा। जो अभी वो झेल रहे हैं जिस स्थिति को, उस स्थिति से बाहर आएंगे, क्योंकि अभी तक शासन और प्रशासन लगातार, जब अभी तक हम लोगों ने भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि हम राहत और पुनर्वास का काम बेहतर ढंग से करेंगे। और एबीपी गंगा भी ये दावा करता है, जोशीमठ की जनता के साथ वादा करता है कि हम इन सब लोगों के साथ खड़े। हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन मदद करेगा तो हम कहेंगे आप बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर इन लोगों की मदद में किसी तरह की कोताही हुई तो हम सवाल जरूर पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे। तो फिलहाल जोशीमठ से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।